गाइस, आप सबों का मेरा जीएस स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको लूसेंट का प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इतिहास को जो 3 भागों में जो बांटे हैं, यह बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस को दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेल्सियस को दिया गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। इसमें है प्राचीन भारत के स्रोत। इसमें क्या क्या स्रोत जहाँ से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इसमें से पहले के बारे में जानते हैं। जिसमें है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसमें भारत की सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि ऋषि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को वेद संहिता भी कहते हैं। ठीक है, इसे में जानते हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का। नेक्स्ट है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। फिर है चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख से, भुजा से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। फिर नेक्स्ट है नोट्स में है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद है। ऋग्वेद के कई प्रछंद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग गाय को, मतलब अधन्य मतलब गाय को उस टाइम ना बेचा जा सकता था, ना मारा जा सकता, इसी को अधन्य पुरुष कहा गया था। अब नेक्स्ट है बावना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। इसमें भी नोट्स में है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद खत्म हो गया। देखते हैं यजुर्वेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यजुर्वेद, इसमें है स्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद करता है। इसके पाठकर्ता को अधुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का संकलन किया गया है। इसमें बलि विधि का भी वर्णन है। फिर है यह ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों का वर्णन है, मतलब गद्य पद दोनों का वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। अब है सामवेद।
इसमें साम साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यंत्र ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गाए गए हैं। नेक्स्ट है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। इसमें नोट्स में दिया हुआ है, यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। अब आता है अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद, इसमें ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। लगभग 6,000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है। मतलब औषधियों का प्रयोग सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिला है। नेक्स्ट जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन है। फिर है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसे मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि का उन्नति, व्यापार, मार्गों का गहन खोज, रोग निर्माण, सविनय विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद से परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरुओं को देश का समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है। और ऋग्वेद की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और आख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। सकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को सकाल, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यांतिन कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, क्रिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कोथुम, राण्य, जैमिनीय या तलबकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेम्पलाद है। इसे नोट्स में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यह आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जानते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। संहिता के मतलब वैदिक संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें है वैदिक ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में दिया गया है। इसमें है सारणी में है, ये देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ब्राह्मण ग्रंथ इसका है। ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौत्सिकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का है पंचविंश। अथर्ववेद का है गौपद ब्राह्मण। आप सब देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है, देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें प्रशिक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं का नाम मिलते हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में ज्ञान से जुड़े कर्मकांड, दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक
विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा पुरुषों आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या किया गया है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी सहायता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। फिर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष को अर्धनाग्नि कहा गया है। मतलब शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया है। जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। फिर जानते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदांग सूत्र जैसे वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जिसमें से है शिक्षा जो शुद्ध आचरण का शास्त्र है, कल्प जो है कर्म कांडीय विधि है, निरुक्त जो है शब्दों का उत्पत्ति का शास्त्र है, फिर व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब है। फिर नेक्स्ट है वैदिक साहित्य जो है वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की प्रणयन किया गया। इसमें स्रोत, गृह, धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि व्यवहार संबंधित महत्वपूर्ण बातें का ज्ञात होता है। प्रमुख सूत्रकारों से गौतम, बोधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फिर है सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब जानते हैं पुराण के बारे में। पुराण है भारतीय ऐतिहासिक गाथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लेमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। इसकी 5 है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण से राजाओं का वंशावली का पता चलता है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश का पता चलता है और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट है पुराणों में मत्स्य युग सबसे पुराना है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना एवं प्रमाणिक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्री तथा क्षुद्र को जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के शासक कृषि संबंधित विवरण मिलता है। पुराण खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। यह है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इसमें है जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है और हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का अनेक कथानायकों का साथ वर्णन है। फिर जैन साहित्य जो है इसको आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास को कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का भगवती सूत्र में महावीर जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है इसके लेखक चाणक्य थे। इसका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तीनों इन्हीं के नाम थे। यह 12 या 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इनके अनुवादक थे श्याम शास्त्री थे। फिर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया। कलहन के द्वारा किया गया। कलहन के द्वारा पुस्तक राजतरंगिणी जो राजाओं की नदी, राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें
तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से कश्मीर के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में है, सुरक्षित है। फिर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो थे, संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्रथम पुस्तक था अष्टाध्यायी। इसके लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य के पहले के इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट्स में क्या है, नोट्स में अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब अष्टाध्यायी जो है इनमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है कात्यायन। कात्यायन जो है गांगी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर है नेक्स्ट है पतंजलि। पुष्यमुत शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमुत शुंग के पुरोहित थे। इसके पास महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है यूनानी रोमन लेखक, मतलब यूनानी और रोमन के लेखक, उनके बारे में वो कुछ बताए हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है टेसियस। इसने बोला है यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इनका वर्णन है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का अविश्वास है। मतलब भारत के संबंध में इसका कहना था कि आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, नेक्स्ट बोले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जिन्हें कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसका कहना था कि इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसापुर से भारत फारस से, मतलब ईरान वर्तमान में, का संबंध वर्णन किया गया, परंतु इसका वर्णन त्रुटियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले थे। इसमें निर्याकस थे, आनासिक्टियस थे तथा ऑस्ट्रियोबुलस थे। इनका वर्णन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। फिर चौथा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस क्रिकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने अपनी पुस्तक में इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विषय में लिखा हुआ है। फिर है डायमेकस। डायमेकस जो थे ये सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इनका वर्णन मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है डायोनियस। डायोनियस जो थे ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलीडेल्स के राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। फिर है टॉलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। फिर है नेक्स्ट है प्लिनी जो है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में बताए हैं। फिर है पेरिप्लस ऑफ एथेंस। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है ये सब। तो इसमें कहा गया है इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी हिंद महासागर की यात्रा पर था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये तो था रोमन के बारे में। अब चीनी लेखक जो आए थे, उन जिसने भारत के बारे में कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणियाँ दी है, उनके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है फायान जो है ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण से मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। फिर नेक्स्ट है सयुगन। ये है जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की है। फिर तीसरा है वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह
भारतीय राज कपिसा पहुँचे थे। कपिसा पहुँचे भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह ये जो थे नालंदा बिहार जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किए तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इनका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नामक प्रसिद्ध पुस्तक उसमें मिलता है, जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। इसका कहना था कि सिंध का जो राजा था वो क्षुद्र था। वेनसोंग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की भी प्रतिमा का पूजन करते थे। कुछ इनके बारे में नोट्स में दिए हुए हैं, वो देखिए। वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट है इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कुछ अरबी लेखक आए थे उनके बारे में। अरबी लेखक में पहला है अल बेरूनी। ये जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बेरूनी ख्वाजिम या खिब मतलब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद मतलब भारत की खोज आज भी भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाजों पर तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानूनी गणतंत्र विज्ञान ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। आदि से आदि कथा पर 80 जो है 80 अध्याय कितना था 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। फिर नेक्स्ट है इब्न बतूता जो है ये भी अरबी भाषा में लिखा गया एक उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1533 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। फिर नेक्स्ट है अब अन्य लेखक जो है उनके बारे में जानते हैं। अन्य लेखक में पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तैयूर के नामक ग्रंथ की रचना की। इसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका वर्णन पांड्य इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। मतलब मार्को पोलो जो थे पांड्य राजवंश के बारे में बताते हैं। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारियाँ, इसमें क्या क्या जानकारी है वो जानते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसने नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व अभिलेख में बोगाज गाई, एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इर्ण, नासत मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर मतलब विदिशा गृह स्तंभ से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। उसके बाद सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री अभिलेख में मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में मिलता है जो उस टाइम भानुगुप्त शासक थे। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। फिर रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख में है। रेशम बुनकर जो होते हैं उनकी जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है
कश्मीरी जो है न पसानिक प्रास्थल बुज्र होम से गर्तवास मतलब गर्तवास का मतलब है गड्ढा कर का साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्षाकन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का उल्लेख जो है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा जाता है वो यवन शासकों ने किया था। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानते हैं। एक तरफ अभिलेख दिया गया, दूसरी तरफ राजाओं का नाम दिया गया। देखते हैं इन अभिलेख में किन किन राजाओं के संबंधित जानकारी मिलती है। पहला है इसमें हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख इसमें तिथि रहित अभिलेख है। ये कलिंग राजा खारवेल संबंधित है। यह दूसरा है जूनागढ़ मतलब गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन से है। फिर नासिक अभिलेख गौतमपुर सतकर्णी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से। देवीपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। कुछ नोट्स में लिखा गया है, अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। कुछ इसमें है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। फिर अरेका मांडू जो है पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा मतलब सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज तथा जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। नेक्स्ट में है उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण को नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था, अतः यह बेसर शैली कहते हैं। फिर है पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। पंचायत मंदिर का उदाहरण कौन कौन से मंदिर, उनका नाम कुछ दिया गया। इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर जो खुजराहो में है। फिर बृहस्पति मंदिर ये भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशमावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब कुछ प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, इनके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। इसमें है इतिहास के विभाजन प्रागैतिहास, आदि ऐतिहासिक व इतिहास के 3 भागों में किया गया है। इस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं है, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर कुछ संस्कृति एवं उसका बर्तन है, मतलब कौन कौन संस्कृति किस बर्तन का बर्तन है उसके बारे में दिया गया। इसमें संस्कृति के नाम दिया गया, इसमें बर्तन है। मालवा का जो है मालवा संस्कृति जो था इसमें काला एवं लाल बर्तन मिलते थे। फिर बुर्ज हो में घूसर बर्तन है। जोखे जो है लाल कलर के होते थे, लाल रंग के बर्तन होते थे। फिर आधि ऐतिहासिक काल से उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, इसको आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका वर्णन लिखित रूप से उपलब्ध होती है। फिर है ज्ञानी मानव जो है होमो सेपियंस का प्रवेश था इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। फिर पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल से मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। फिर आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। फिर मनुष्य के अस्थायी जीवन क्या है, मनुष्य का अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी तथा सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है
और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो कुल्हाड़ी था, इसका प्राप्त मिला है अतिरम पक्कम में। फिर है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल गेहूं, जो कि पहली फसल थी, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था चावल था। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जो है चावल ही है। फिर नेक्स्ट है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है, जो कोडी हवा से संबंधित चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर नेक्स्ट है भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार सेप्टिक मतलब पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 से भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की है। पलावरन नामक स्थान पर भारत का प्रथम पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। फिर नेक्स्ट है भारत में मध्यपाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. क्राइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण प्रोपकरण की खोज किया। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल की सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। नेक्स्ट है भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से 4000 में लगभग हुआ है। फिर है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भूगिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कवि था। फिर इमामबाड़ा जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। फिर है भीमबेटका गुफा जो है पुरापाषाणकालीन आवासीय प्रस्थल है। यह आदि मानव जीवन द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों पर पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णुधर वानकर ने द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। किनको? भीमबेटका गुफाओं को। फिर है मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नदी घाटी से में मिलता है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? नदी घाटी में मिलता है। भारतीय नोट्स में कुछ है पॉइंट, वो देखते हैं। इसमें है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की संख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया गया है। इस प्रकार हम लोग खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है थर्ड टॉपिक में सिंधु सभ्यता। इनके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें है सिंधु सभ्यता। इसका है इसको रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व मानी जाती। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। इसके नोट्स में कुछ है। तिथि निर्धारण का कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ से में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। फिशर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस टाइम। उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है।
नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता ने सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्तक नदी के किनारे स्थित शुद्ध कांड गैंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल जो है हिड्डन नदी किनारे आलमगीर जो जिला मध्य मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उत्तर पुरास्थल जो चिनाब नदी तट के अंकुर के निकट मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। फिर दक्षिण पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। इस प्रकार वहाँ से मिला है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिकल्प अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 ही बड़े नगर है, जो कि ये सब है कौन, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वालीवाला, राखलगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। ठीक है। फिर है इसमें कुछ इसका कुछ नोट्स में दिया हुआ है, वो देखते हैं। इसमें है, धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। इनके भी कुछ नोट्स में दिया हुआ है। नोट में इनका है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखलगिरी है। तो सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। जब भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखलगिरी जो घग्गर नदी के पास है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1863 में सूरज भान ने किया था। फिर है लोथल एवं सुरकोट, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी, जिसे मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरी है। अग्निकुंड जो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। इनके चारों ओर हाथी, गोंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। इसके बाद है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। फिर है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगनी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने की कारखाने लोथल एवं चंदहुदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इनके नोट्स में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों को नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो है गेहूँ और जौ थे। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साग जो है बनवाली में मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साग जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। फिर है सुरकोटदा, यह कालीबंगा एवं लोथल से संदर्भकालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिले हुए हैं। फिर तौल की इकाई संभवतः 16 इकाई के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया का अभिलेख से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही था। फिर संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णित हाथों में था। अब कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है इनके नदी उत्खननकर्ता वर्तमान स्थिति जो है इनके बारे में कुछ जानेंगे। इसमें जो है प्रमुख स्थल एक साइड दिया हुआ है।
इनको एक शायद प्रमुख स्थल है, दूसरा शायद नदी है, फिर इसकी स्थिति क्या है वर्तमान में, फिर उत्खनन करता इसके कौन थे, ये सब दिए गए हैं। इनमें जानते हैं कुछ। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है पाकिस्तान, और ये है स्थित है पाकिस्तान के पंजाब सिंध पर साहिवाल जिला में। इनके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, और माधव स्वरूप वस्त 1926 में, व्हीलर मोह 1946 में किया गया था। दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के पास है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। इनके खोज जो है राखलज बनर्जी 1922 में, मैकेन 1927 में, और व्हीलर ने 1930 में किया है। तीसरा है चनहुद्रो। ये भी सिंधु नदी किनारे है। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है। मैके 1925 में खोज की, और एमजी जमदार 1931 में। चौथा है कालीबंगा। ये घग्गर नदी के पास है। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है, और इनके खोजे अलमानंद घोष 1951 में, और वी लाल एवं बी के थापर 1921 में किया था। पचमा है कोट डीजी। ये जो है सिंधु नदी के पास है। ये सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। इसकी खोजे फजल अहमद 1953 में किया था। छठा है रंगपुर। रंगपुर जो मादर नदी के पास है, गुजरात का काठियावाड़ जिला के पास है, और ये इनके खोजे रंगनाथ राव 1953-54 में किया था। फिर है सातवां में है रोपड़। रोपड़ जो सतलज नदी के पास है, और ये पंजाब के रोपड़ जिला है। इनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 में किया था। आठवां है लोथल। ये भगवा नदी किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला के पास है, और रंगनाथ राव 1954 में खोज किए थे। फिर नौवां है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हिड्डन के पास है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया था। 10वां है सुत कांट गोंडोर। ये दास्तान नदी किनारे, ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, और ये आरल अस्टाल 1927 में किया था। 11वां है वर्णमाली। वर्णमाली जो है रंगोई हीरा हरियाणा के हिसार जिला में। ये रविंद्र सिंह विश्व 1974 में किया था। 12 है धोलावीरा। ये लूनी है, गुजरात के कच्छ जिला खादी द्वीप पर। जेपी जोशी 1967 में किए थे। रविनाथ विश्व ने 1990-91 में किया था। फिर है शुक्ल। ये सादिकोर दक्षिण बलूचिस्तान में है। ये जॉर्ज डेल्स 1962 में किया है। इसी के साथ ही हम लोग का सिंधु सभ्यता जो है खत्म होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में इस प्रकार हम लोग ये वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं पाकिस्तान में बसे हुए थे। मिक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करती है। आर्य शब्द जो है भाषा संबंधी समूह को इंगित करती है। फिर आर्यों का प्राशेषिक इकाई जो आरोही क्रम में 5 भागों में, ये 5 भागों में बांटा गया है। इसे 5 भाग है। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनियों, विष का प्रधान को विषपति, जन के शासक को राजन कहते थे। राज्याधिकार में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थी। ये वशिष्ठ रूढ़िवादी विश्वामित्र उदार पुरोहित है। फिर सुत रथकार एवं कामांदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट है पूर्वम। पूर्वम जो है दुर्गपति एवं स्पर्श, यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। फिर है वाजपेयी। वाजपेयी जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। फिर है उग्र। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। इसमें कुछ दिशा के बारे में एक साइड है। दिशा है उत्तर वैदिक शब्द है, राजाओं का नाम है। इसमें पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द में जो बोलते थे, पूर्व को प्राचीन और राजा को सम्राट बोलते थे। पश्चिम में प्रतीची या
राष्ट्र बोलते थे। उत्तर में उदीची विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज, मतलब राजाओं के नाम का वो टाइटल था ये सब। फिर नेक्स्ट है, इनका नोट में कुछ दिया हुआ है। इसमें ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। स्त्री सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट है, सिंधु में कपिले का नेतृत्व राजा करता था। राजा के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गाय की खोज। गविष्टि का मतलब है गाय की खोज। फिर दशराज का युद्ध। दशराज का युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध प्रोशनी मतलब रावी नदी के तट पर सूरदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें सूरदास विजयी हुए थे। ऋग्वेद में 4 वर्ण का में विभक्त किया गया। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों के समाज प्रीत प्रधान था। समाज सबसे छोटी इकाई थी। परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। इसे कुलप कहा जाता था। फिर स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है। गांगी के याग वल्लभ को वाद विवाद की चुनौती दी गई है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। इनके बॉक्स में कुछ दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ, बॉक्स में है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग 6 है। कुछ नीचे भी बॉक्स में है। इसमें प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में है। इस एक साइड दर्शन है और फिर प्रवर्तक है। चवाक जो है उनका प्रवर्तक चवाक थे। योग का पतंजलि है। शाक्य का कपिल है। न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का बादरायन है। वैश्विक का कनाद है। हो गया। अब नेक्स्ट आर्यों का मुख्य पेय रस सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा अधिवास, तीसरा है उसने ये अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूर्त कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद ने भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या मतलब न मारने जाने वाले योग्य पुरुष की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को वेदों मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। फिर आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। इसके कुछ नोट में दिया गया। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुई थी। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार होते दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पनी कहते थे। फिर लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रणाली प्रचलित था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट मतलब सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवताओं को अग्नि की पूजा करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर
पति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ये विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही है। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को राज्याभिषेक के समय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म पर आधार पर निर्धारित होने लगे थे। कुछ बॉक्स में रह गया था। फिर उत्तर वैदिक काल की नदियाँ का नाम है, इसमें प्राचीन नदी और उसका आधुनिक नाम क्या है उनके बारे में है। इसमें है कुब्र को कूरम कहते हैं, कुंभा को काबुल नदी आधुनिक नाम है, बिस्तता को झेलम नदी, अस्कनी को चिनाब, पड़ोसनी को रावी, सतुद्री को सतलज, बिपाशा को ब्यास, सदा नीला को गंडक, दृढ़दृष्टि को घंगर, गोमती को गोमत, सुवस्तु को स्वात नदी। ये आधुनिक नाम है। कुछ प्राचीन नाम आधुनिक नाम दिए गए हैं। नीचे है ऋग वैदिक कालीन देवताएं जो थी वो कौन कौन से थे उनके बारे में। ऋग वैदिक इसमें इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होते थे। अग्नि जो है देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते। वरुण जो है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के करता। ध्रुव जो है आकाश का देवता प्राचीन था। सोम जो वनस्पति देवता था। उषा प्रगति उत्थान का देवता था। अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाले थे देवता। पुरुषम जो है पशुओं का देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षण का पालन करता थे। मरुत जो है आदि तूफान का देवता थे। इस प्रकार ये होता है। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हल का सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। शाक्य दर्शन जो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 थी, जिसमें प्रकृति का पहला तत्व था। सत्यमेव जयते जब मुंड को उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। फिर नेक्स्ट है ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तव व्यवस्थित ज्यामितिक रचना की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबंधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्रों की रचना की थी। फिर श्राद्ध, जिसको श्राद्ध की पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू किया गया था। फिर उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 थे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर है गोत्र जो है गौत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फिर नोट में है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र था। यह वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। इस प्रकार वैदिक सभ्यता का कुछ खत्म हो गया और महाजनपदों को उदय जो है उनके बारे में जानेंगे। 5वां टॉपिक है महाजनपदों उदय। महाजनपदों उदय में है बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में बांटा हुआ है। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसमें कुछ क्रम में महाजनपद का दिया गया, उसकी राजधानी और कौन कौन से क्षेत्र जो आधुनिक स्थान है उनके वो जानते हैं। पहला है चंपा जो है ये इसका राजधानी पहला है अंग की राजधानी चंपा जो है भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र बिहार में है। फिर दूसरा है मगध जो है ग्रीवा जो थी ये पटना गया और बिहार में है। तीसरा है काशी जो वाराणसी राजधानी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वस्त्र राजधानी कौशाम्बी थे, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। ये 5वां है बज्जी जो है वैशाली विदेह मिथिला के राजधानी थी और वर्तमान में वैशाली जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा
के आसपास के क्षेत्र है। छठा में है कौशल। कौशल जो है श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। फिर सातवां अवंती। अवंती जो है, अवंती की राजधानी उज्जैन महेश्मती थी। ये मालवा मध्य प्रदेश में है। ये मल। आठवां है मल। मल की राजधानी कुशावती थी। ये देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर पंचाल। पंचाल जो है, पंचाल की राजधानी अहित्र एवं काम्पिल थी। पंचाल की राजधानी अहित्र एवं काम्पिल थी। ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर है नेक्स्ट चेदी। चेदी जो है शक्तिमिति राजधानी है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कुरु। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। फिर है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज का राजधानी जो है हाटक थी। ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। फिर सूरसेन। सूरसेन जो है मथुरा, सूरसेन मथुरा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर अश्मक। अश्मक जो है पोटली, पोटली पोतक है गोदावरी नदी के क्षेत्र उत्तर भारत का एक मात्र जनपद है। फिर नेक्स्ट है गंधार। गंधार जो है तक्षशिला, ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है। इन्हीं के साथ मेरा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ धर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, श्वेतांबर धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि के बारे में हम लोग आगे का पार्ट में करेंगे। आज हम लोग ने देखा कुछ प्राचीन भारत इतिहास के बारे में, इतिहास के स्रोत भी देखे, फिर प्रागैतिहासिक काल के देखे, फिर महाजन उदय भी देख लिए। वैदिक सभ्यता भी ख़त्म हो गया है और सिंधु सभ्यता भी ख़त्म हो गया है। इन्हीं के साथ ही आज का मेरा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी का मेरे इस चैनल GS स्टडी में। थैंक यू।